Let's start our lecture. Today we will cover the remaining part of epidemiology. Yesterday we have discussed about the importance of epidemiology. Uh, what is the importance of epidemiology? The next one, what is and definition of terms. We have discussed various terms which are used in the study of epidemiology and today we will discuss health indicators, which is the last topic of this chapter. So what are health indicators? Page number 98. Look at page number 98. ओके तो कल किस किस ने पढ़ा था ये डेफिनेशन ऑफ टर्म्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी? कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। समझ आ गई थी? चले मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रोथ रेट और फर्टिलिटी रेट। अच्छा, अब क्रूड बर्थ रेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ ईयर divided by the mid-year population multiplied by 1000. Number of live births in a year. ठीक है, ये रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? नंबर इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। सही हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 1000। एक्चुअली क्या क्रूड बर्थ रेट होता क्या है कि एक हमारे जो इलाका है उसमें जो बर्थ रेट है ना वो कितना है, इसको हम कहेंगे कि ये क्रूड बर्थ रेट है। उसका फार्मूला ये है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर और डिवाइडेड बाय, यानी कि एक ईयर में कितने लाइव बर्थ हो रही है। ठीक है, एक स्टिल बर्थ होती है यानी कि वो मुर्दा पैदा होते हैं, और एक होता है लाइव बर्थ यानी कि नॉर्मल जो लाइव बर्थ होती है। ठीक है, वो कितनी है इन अ ईयर में, और डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है मीन्स के जो उस एरिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है। कि अब है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर divided by number of births year divided by total population at mid year. Total population at mid year। और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम किससे? 1000 से। ये हमारे पास आ जाएगा क्रूड डेथ रेट। सही हो गया? अब नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर।
number of deaths of infants, number of डेथ्स ऑफ मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं शरह अमवात को, ठीक है। तो इसमें डेथ रेट हम काउंट करते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी इन्फेंट की जो डेथ काउंट है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इन अ ईयर या इन अ कम्युनिटी कितनी डेथ रेट, कितनी स्टिल बर्थ हो रही है, कितनी लाइव बर्थ हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय number of live births in a year, number of live births in a year multiply by 1000, सही है। ये सिंपल फार्मूलाज है, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन और भी यही है और इनका फार्मूला भी यही है, ठीक है। नीचे आपने जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इस तरह, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, इतना आपने याद करना है और नीचे इस तरह फार्मूला बना देना है, ठीक है, रिटर्न में जैसे मैथ्स में लिखते हैं। अब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है। इट इंडिकेट्स द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये अभी फॉर एग्जांपल कोई बर्थ हुई है, अगर हम इस टाइम पर उसकी कोई एस्टिमेशन लगाएंगे कि ये जो है मेल है और मेल और फीमेल की अलग होती है, ठीक है, ये बात याद रखें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जांपल मेल चाइल्ड है, तो अगर वो हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगाएंगे इस टाइम, कितनी लगेंगे 60 ईयर्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो 60 ईयर्स हो सकती है। अगर कोई उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो तो उसकी क्या होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने साल जिंदा रहेगा, तो वो होगी 60 ईयर्स। और फीमेल की उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, 65 कर लें, 68 कर लें। इस टाइम अगर हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि उसकी एज की एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट बर्थ के टाइम, ठीक है। सिंपल है, समझ आई इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की। बताएं फिर मैं आगे चलूं। ये क्या होता है सिंपल, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, सही है, दैट पर्सन कैन एक्सपेक्ट, यानी कि वो उतने ईयर जो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइम ऑफ बर्थ पे। अब कुछ सालों बाद फॉर एग्जांपल 10 सालों बाद अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगाएंगे किसी भी न्यू बॉर्न चाइल्ड की, तो वो शायद उससे भी कम, ठीक है। एवरी नंबर ये दैट पर्सन कैन एक्सपेक्ट, जो एक पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है टू लिव फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, सही हो गया। ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ रेट। इट रेफर्स टू द रेट at which a given population is increasing at a given period of time. It is shown in percentage per year, ठीक है। ये वो रेट है जिसमें एक पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम इसको शो कैसे करते हैं, शोन इन परसेंटेज पर ईयर, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस ईयर 2020 में जो ग्रोथ रेट है फीमेल चाइल्ड का वो 10% पर ईयर है, सही है। इस तरह से हम उसको शो करते हैं। फिर मेल का कि वो इतना है, फिर हम देखेंगे कि ये पिछले सालों में कितना है, पिछले सालों में इतने परसेंट था, इस साल में इतने परसेंट है,
ठीक है, तो ये होता है रेट। इट रेफर्स टू द रेट at which given population rate at which a given population is increasing at a given period of time। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक हम स्पेसिफिक पीरियड लेंगे, जैसे एक साल लिया 2020, सही है। ये नहीं कि हम आधी जो उसकी ले रहे हो वो 2020 से ले रहे हो परसेंटेज, और आधी जो हम किसी पिछले 2018 से या 2000 से ले रहे हो, ठीक है। तो एक ही ईयर को हमने कंसीडर करना है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सही हो गया। ये हो गया हमारे पास ग्रोथ रेट एट विच a given population is increased at a given period of time। अब है हमारे पास नेक्स्ट फर्टिलिटी पीरियड। फर्टिलिटी रेट, इसमें क्या होता है? क्या कराती है? अब नेक्स्ट क्या है? फर्टिलिटी रेट है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर divided by the number of ages, women ages 15 to 49 years multiplied by 1000। number of live births in a year। फर्टिलिटी का आपको पता है क्या होती है? हाँ स्टूडेंट्स, आपको पता है फर्टिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय वुमेन, वो वुमेन जो एज कर रहे हैं, यानी कि जिनकी एज 15 से 49 के दरमियान में है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 15 और 49 के दरमियान में ही क्यों ले रहे हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये इन्होंने फर्टिलिटी रेट में वुमेन को 15 से 49 के दरमियान ही क्यों लिया? 1 ईयर की क्यों नहीं ली? 49 से अबव क्यों नहीं ली? ओह माय गॉड, अच्छा ये 15 से 49 मैम किसी को भी नहीं पता, आप बता दें। जी मैं बता रही हूँ। 15 से 49 के दरमियान जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इस एज के दरमियान होता है, ठीक है। जो स्टार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इन 15 एज में होता है, और होता तो 13 मैंने 15 लिया, 15 की एज से लेकर, और जो मेनोपॉज होता है वो 49 में एंड हो जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वुमेन की एक किसी भी गर्ल की लाइफ में, उस वक्त तक वो फर्टाइल होती है। उसके बाद उसके प्रेग्नेंट होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए जो हम फर्टिलिटी रेट पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको इस एज के दरमियान में लिए, क्योंकि इसी एज के दरमियान में वो फर्टाइल होती है। सही है। सही हो गया। इनमें से किसी की समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, क्योंकि चैप्टर हो गया एंड। नो मैम आ गई है। बाकी स्टूडेंट्स मैम बिल्कुल आ गई है। सही।
चलें। डॉक्टर डॉक्टर जी अब आपको क्या डॉक्टर करना है कि ये जो जितनी भी गवल MBBS मेडिकल स्पेशलिस्ट यो दा इकबाल राजी दा वो गनो डॉक्टर नूर हाँ राजी पे सेफ लगा दे द डॉक्टर वाला द माइक को बंद का। ये जो है ना, आपने अब क्या करना है कि मैं आपको ये बताती हूँ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। इसमें से आप बाकी याद करें या ना करें, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। ये 3 ज़रूर लाजमी आपने याद करने हैं क्योंकि ये बहुत। मैम एक बार ये पेंडेमिक रिपीट कर देना। पेंडेमिक वो जब कोई डिजीज पूरे कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को क्या करती है, अपनी लपेट में ले लेती है, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि ये पेंडेमिक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में यस क्या था, इन्फ्लुएंजा, HIV, स्मॉल पॉक्स, TB, प्लेग, उसको कहते हैं ब्लैक डेथ, जिससे बहुत ज्यादा डेथ हुई थी प्लेग से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रीवियस प्लेग, जैसे अब कोरोना वायरस है, ये तो ये प्रीवियस प्लेग की एग्जांपल है, सही है। अब ओके मैम थैंक यू। हेल्थ इंडिकेटर्स आपने सारे याद करने हैं क्योंकि ये MCQs में आते हैं, ठीक है। हेल्थ इंडिकेटर्स याद करें, और जो होमवर्क था पिछला, इसी चैप्टर का जो पिछला होमवर्क था, याद है वो क्या था? ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसी चैप्टर का पिछला होमवर्क, मैम आवाज कट रही है आपकी। डिफाइन एपिडेमियोलॉजी था और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी था, ठीक है। एक आपने वो याद करना है, सही है। और नेक्स्ट आपने इन स्लाइड्स में से क्या याद करेंगे आप, एक हेल्थ इंडिकेटर्स याद करेंगे, और दूसरा आपने याद करना है एंडेमिक, ये लाजमी याद करने। बाकी आप डेफिनेशन जो था आप वेरियस टर्म्स वो याद करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये आपने ज़रूर याद करना है, एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, सही है। ओके मैम। अच्छा जी, अब कल हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल एथिक्स, सही है। ओके मैम। सही है, कल की हम ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें, एक चैप्टर है, सही है। और उसके बाद हमारी डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलें जी, एनी क्वेश्चन? नो मैम। इसको आपने करना है मेमोराइज, चलें जी। जो कल स्टूडेंट नहीं आए थे, वो जो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग है आपको मिलेगी।